बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री श्री आदर्श मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनसे कुछ परिचर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश। और सभी साथियों को पहले तो मैं 31 वर्षगांठ की शुभकामना दूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जहाँ से मैंने राजनीति की शुभारंभ किया था। इस समय बड़ा ही उबलता हुआ आज का एक विषय है, जिसमें विवेक दुबे नाम का एक अपराधी ने विकास दुबे नाम के एक अपराधी ने उज्जैन महाकाल में सरेंडर किया है, गिरफ्तारी हुई है उसकी। उनकी माताजी ने ये बोला था, प्रत्येक सावन में विकास दुबे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, महाकाल का दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे सूचना पहले से प्रशासन द्वारा पहुँच चुकी थी कि महाकाल दर्शन हेतु अगर कोई भी नागरिक इस काठी का आए, और इसको हम अगर अभी तक के न्यूज़ चैनलों में जहाँ तक हम देख रहे हैं, तो वहाँ तक तो यही लग रहा है कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कुछ न कुछ इसमें भी संदेह की नज़र आ रही है। विकास दुबे का महाकाल दर्शन करना और वहाँ पे जाना, और उन्होंने गिरफ्तारी अपना खुद करवाया या प्रशासन द्वारा हुआ, अब आज ही तो कल शासन द्वारा या मीडिया के मेरे भाई मित्रों के द्वारा वहाँ पे आ जाएंगे। मगर आदर्श जी, मेरा सवाल अभी भी आपसे यही है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है या उन्होंने सरेंडर किया है? क्योंकि अगर वहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया या गिरफ्तारी करती पुलिस, तो पुलिस के वहाँ पहुँचते ही पूरे मीडिया कर्मी वहाँ थे, और पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतना खूंखार अपराधी जब पकड़ा गया तो उसको बाकायदा पूरे मंदिर परिसर में घुमाते हुए वो चिल्ला रहा था और अपना एडवर्टाइज कर रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, मेरे को कानपुर वाला करके। तो अगर उसने सरेंडर किया है, गिरफ्तारी की है, ये बस आपसे जानना है। अच्छा, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये हमको भी खबर है 12 बजे दोपहर में कि विकास दुबे वहाँ पे नासिक में उज्जैन महाकाल पे गिरफ्तार हुआ है। पहले तो गिरफ्तार सूचना आई थी, उसके बाद उससे कुछ समय पहले हमारी प्रशासन, जो कि मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊँ, मैं खुद सरकार में हूँ, उस प्रश्न चिन्ह लगाना मैं उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा तक का देख सकता हूँ। उसके बाद तो दिल्ली सरकार का, फरीदाबाद का और हरियाणा सरकार का जो मैटर है, तो ये लोग हरियाणा में, दिल्ली में, नोएडा में नाकेबंदी करके विकास दुबे के 1 दिन पहले का फुटेज की जांच करवा रहे थे। तो प्रशासन और शासन वहाँ तक ही सीमित था उस समय। किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी उज्जैन महाकाल मंदिर पे दर्शन करके अपने आप को सरेंडर कर सकता है। प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी हुई है। तो मगर आदर्श जी, अगर ऐसा है कि अभी कल ही की घटना थी 3:19 पे, वो फरीदाबाद में था, वो कानपुर पे घटना करता है, महाराजगंज में पुलिस लगती है एसटीएफ के लिए कि वो बॉर्डर ना क्रॉस कर ले, फिर वो फरीदाबाद पहुंचता है, फरीदाबाद से वो राजस्थान हरियाणा क्रॉस करते हुए वो उज्जैन पहुंच जाता है। तो आपको नहीं लगता कि योगी सरकार जो इतना कठोर निर्णय लेने में सक्षम है, वो आराम से एक अपराधी घूमता टहलता वहाँ जा रहा है और उसको वो अपना सरेंडर कर दे रहा है? इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार की बहुत बड़ी चूक है। भाई साहब, चूक प्रशासन द्वारा हुई है, और मैं सरकार बने रहते हुए ही मैं इसकी निंदा करता हूँ। और बाकी रही बात योगी जी की प्रशासनिक ध्येय की, प्रशासनिक विचार की, उनके शासनादेश की, तो मैं योगी जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो अभी शाम को खबर आई कि ये साइकिल द्वारा कहीं अन्य जगह से चंदौली पहुँचे। एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल द्वारा खबर मिली। चंदौली से ये कहाँ गए, मैं राष्ट्रीय चैनल की बात कर रहा हूँ। तो रही बात नोएडा तक की, प्रशासन है, प्रशासन अपना काम कर रही है, ठीक है। उनके 4 अपराधी जो उनके साथ में थे वो ढेर हुए, कुछ उनके रिलेटिव ढेर हुए। मगर आदर्श जी, मुझे एक बात बताएं कि अगर उनके जो साथी सहयोगी अगर ढेर हुए हैं, तो इन्होंने उनकी बीवी, बच्चियां, सबको जेल में भरा। आखिर आदमी को कुछ ना करके उनके घर में घरेलू औरतों को अगर आप जेल में भरते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो इसमें कितना फिर विकास दुबे और पुलिस में क्या अंतर रह गया? मैं आपके
चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अपराधी विकास दुबे और उसके साथ लोग 10-20 लोग जो उस गैंग के हिस्सा थे, जिन्होंने अपराध किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे भी होती रहे। मैं शासन प्रशासन से अपने माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूँगा। लेकिन उनके परिवार को प्रताड़ित करना, कहीं न कहीं मैं भी एक ब्राह्मण महासभा से जुड़ा आदमी रह चुका हूँ, ठीक है, मैंने काशी प्रकोष्ठ देखा है। तो अब इसका जो विचार है वो शासन लेगी और प्रशासन लेगी, माननीय योगी जी हमारे मुखिया हैं वो लेंगे, किसको क्या करना है। ये कहाँ ये मेरा व्यक्तिगत है कि उनके परिवार को लेकर जो भी मकान लखनऊ में हैं, जो भी चीज़ें हैं, माता जी हैं या उनके भाई हैं, अगर वो निर्दोष हैं, उनका कोई हाथ नहीं है तो उनको प्रताड़ित न किया जाए। मगर आदर्श जी, अभी आपने ब्राह्मणवाद का आपने बताया, मैंने तो इस ब्राह्मणवाद समय बात नहीं किया। आपने बोला कि आप ब्राह्मण से हैं। नहीं, मैंने ये बोला मैं ब्राह्मण महासभा से हूँ। अगर मैं अभी ब्राह्मणवाद की बात करूँ तो मैं जिस पार्टी में हूँ 20 करोड़ की जनसंख्या की पार्टी है ये, सॉरी 20 लाख जनसंख्या की पार्टी है ये, जिसमें हर एक वर्ग का सम्मान है। तो मैं इसको ब्राह्मणवाद से नहीं जोड़ना चाहूँगा। और जो आप डीजीपी की बात बता रहे हैं, ठीक है, इस प्रश्नों का मैं आपसे प्रश्न हमको बोलिए। मैं आपसे, मेरा प्रश्न यही था कि इस समय जो सुर्खियों में छाए हुए हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि बिहार डीजीपी हैं, उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा है कि अगर इसी तरीके से जातवाद और ब्राह्मणवाद का अगर साथ मिलता रहेगा तो ऐसे खूंखार अपराधी और खूंखार बनते रहेंगे और पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में पलते पूछते रहेंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, तो मैं बिहार डीजीपी जी को, गुप्तेश्वर पांडे जी को, मैं तो आदेश तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बोल सकता हूँ अपने ब्राह्मण समाज के लिए कि हमारे समाज जो है किसी अपराधी का साथ नहीं देती है और ना ही किसी अपराध जो किया हुआ है या कुछ भी प्रकरण इसमें रहा हो जो गुप्तेश्वर जी ने बताया इसमें, तो हमारा समाज है उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज, तो ना इसके साथ है, ना ही किसी अपराध में संलिप्त है, ना कि अपराधी का साथ दे रही है। जातिवाद की बात है, जातिवाद जो प्रकरण है छोटे छोटे लोकल प्रकरणों में चलता रहता हुआ है। ये शुरू से ही लालू यादव जी नीतीश के साथ में चलता आ रहा है, हमारे मुलायम अखिलेश के शासनकाल में। और जो अपराधी रहा है ये समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता था, उसकी वाइफ को सिंबल मिला था समाजवादी पार्टी जिला पंचायत का। तो बातें बहुत कुछ होंगी इसमें जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में होंगी, हमारे समाज के खिलाफ में होंगी। तो मैं गुप्तेश्वर जी को यही बोल सकता हूँ कि इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान ना दें और कानून व्यवस्था भी संभाले रखें, बाकी सब कुछ सही है। मगर आदर्श जी, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS ने सीधा निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ और अश्विनी कुमार अवस्थी सीधा निशाना साधा है अवनीश कुमार अवस्थी जी के ऊपर, जो कि प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, जिसपे उन्होंने संबंध बताया है कि जय वाजपेयी जो बहुत ही करीबी हैं विकास दुबे के, उनसे उनका सीधा संबंध है और इसी वजह से प्रशासन इतना ढीला और लचर इन्होंने पूरा अपना कार्यक्रम रखा हुआ है। अच्छा, तो इस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अवनीश जी के यहाँ एक शादी का समारोह था और तार से तार जुड़ते रहते हैं हर एक समय में, हर एक समाज में, चाहे वो बिजनेस हो, राजनीति हो या एक नौकरी पेशा प्राइवेट नौकरी वाले में। तो अगर अवनीश जी वहाँ पे उपस्थित रहे, उनके शादी समारोह था, तो अगर तार जुड़ रहे हैं तो अवनीश जी के यहाँ जो कार्ड मेरे पास भी आया था, आदर्श मिश्रा के नाम पे कुछ चुनिंदा लोगों के पास आया था वो, क्योंकि सरकार में है। तो अगर विकास दुबे के नाम पे कोई कार्ड अलॉट हुआ है या कार्ड गया था तो वो सरकार में सरकार के खिलाफ या अवनीश जी के खिलाफ दे सकते हैं, ठीक है। रही बात शादी समारोह की, तो वहाँ पे 100 लोगों की 500 लोगों की व्यवस्था अगर है तो 200 लोग ऐसे ही जा सकते हैं साथ में किसी के, अगर वो आपराधिक हों या राजनीतिक हों या कोई भी हो, तो फोटो खिंचवाना किसी के लिए छोटी चीज़ नहीं होती है किसी भी। मगर आदर्श जी, प्रमुख सचिव के यहाँ शादी में 200 लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो तो बहुत ही प्रमुख सचिव जी के यहाँ मैं गया था, मैं 7 लोगों को ले गया था, निमंत्रण सिर्फ मुझे था, 6 लोग गए थे, किसी ने कोई फ़ोटो खिंचवा लिया हो, उसने क्या किया, उसका कहाँ दुरुपयोग किया, कहाँ से दुरुपयोग किया। मगर आदर्श जी, जय वाजपेयी कोई छोटा नाम नहीं है ना विकास दुबे,
जो वो किसी के साथ शादी में चले जाएं? जो IAS अधिकारी है, जो योगी जी के लिए सेवा प्रदान कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सेवा प्रदान कर रहा है, तो उसके दिमाग में न कोई अपराधी है, ना कोई व्यवहारिक है, ठीक है। तो उसको अपराधी जो है, पहली बात तो अपराधी जो है वो IAS अधिकारी और जो प्रमुख सचिव हैं, इतने संपन्न व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इज्जतदार व्यक्ति हैं, वो कुछ संबंध नहीं रखना चाहेगा, ठीक है। तो बात यह है कि गलती से फ़ोटो आ गया होगा, शादी समारोह का निमंत्रण था, अच्छा, यही भी खत्म हो जा रही है अवनीश जी की। अच्छा आदर्श जी, इस समय अगर हम कोरोना की बात करते हैं, योगी सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कोरोना की महामारी को यानी कि कंट्रोल में करने के, नियंत्रण में करने के, और बड़े और दावे किए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक्टिव केस बहुत ही कम है। मगर हाल ही में लखनऊ में अभी पिछले 2 दिनों से 194 केस, इससे एक दिन पहले, और कल 99 केस आए हैं। और कई जगह ये शिकायतें हो रही हैं कि कोरोना के पेशेंट वहाँ पे क्वारंटाइन तो किए जा रहे हैं, मतलब जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ तो पहुँच रहे हैं, मगर उसके बाद कोई भी बैरिकेटिंग या किसी तरीके का सैनिटाइजेशन, यहाँ तक कि जो DM है, SDM, ADM, यहाँ कोई अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत प्रबल होती जा रही हैं। जनसंख्या 23 करोड़ एक तो आधार कार्ड पे है, लेकिन जो उतना तो वोटिंग समझ नहीं आती है, वो तो 12 करोड़ रह जाती है। आज 23 करोड़ 24 करोड़ वो उपस्थित हो चुके हैं, लगभग कुछ लोग बाहर हैं, मान लेते हैं हम 2-2.5 करोड़, ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या का जो देश, जहाँ पे योगी जी ने इतनी बड़ी रोकथाम किया, इतनी बड़ी कार्रवाई किया। रही बात कुछ चिंतनीय विषय ये है कि जो समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार ने जो हॉस्पिटलों और वेंटिलेटरों का एक सिस्टम रहा, बहुत ही निंदनीय रहा, चिंतनीय, आज के विषय में, आज के समाज में चिंतनीय रहा। आज कोरोना का समय आ गया तो हमको वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, लेकिन इससे पहले कोई लोग वेंटिलेटर पे ICU में एडमिट होता था तो उसको जरूरत पड़ती थी। आज हर एक आदमी को, जो कोरोना का पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। अचानक इस गंभीर स्थिति को योगी जी ने बहुत अच्छे से संभाला है, और कुछ त्रुटियां हर समय में, हर समाज में रह जाती हैं। आगे इस पर ध्यान केंद्रित रहेगा और सरकार द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है, और हर एक कोरोना पेशेंट को अच्छी से अच्छी दवाई उपलब्ध की जा रही है, अच्छे से इलाज मुहैया कराई जा रही है। तो आदर्श जी, जो अभी मरीज आ रहे हैं और जो अभी लोगों की जो शिकायतें हैं, उसके लिए जो आम जनता है वो किससे संपर्क करे, किससे मदद मांगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे जो एम्बुलेंस हैं, और अगर ऐसी कोई भी सिस्टम आ रहा है समाज में कि कोरोना का पेशेंट है, तो हमारी एम्बुलेंस गाड़ियाँ वहाँ उपलब्ध हो जा रही हैं, और तो उपचार के लिए PGI हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, लोहिया हुआ, बहुत सारे अन्य हमारे लखनऊ में ऐसे अस्पताल हैं जहाँ की अच्छी सुरक्षा मुहैया की जा रही है, और शासन द्वारा, सरकार के द्वारा अच्छी तरीके से इसका निर्वहन हो रहा है। मगर आदर्श जी, संपर्क कैसे करें? ये तो वो संस्थान आप बता रहे हैं जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है, मगर जो आम जनता है उनसे संपर्क कैसे करें, साधे कैसे, और जो उनको दिक्कतें आ रही हैं बैरिकेटिंग की, सैनिटाइजेशन की, वो कैसे, कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, सैनिटाइजर जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर उस एरिया में कोरोना का मरीज पाया गया है तो वहाँ पे प्रशासन द्वारा पहले तो बैरिकेडिंग की जा रही है, और वहाँ के लोकल और जो पार्षद लेवल के आदमी हैं, जो उनसे ऊपर हैं, जो कि प्रशासन में हैं, खुद के हमारे कोरोना वॉरियर्स में थाने वाले हुए, प्रशासन हुए, उस पर सैनिटाइजर छिड़काव अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी तक की सैनिटाइजर का जो छिड़काव हुआ है, इसमें हमने कभी कोई कमियां नहीं पाई है अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, हर जगह पे। लखनऊ की बात जो हो रही है। अच्छा, तो आदर्श जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारे चैनल CB न्यूज़ के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम CB न्यूज़ आपके माध्यम से आपको और समाज को, और जो ये चैनल देख रहे हैं, उनको यही सलाह दे रहे हैं और ये सुझाव दे रहे हैं, आप लोग CB न्यूज़ आपके लिए हमेशा तत्पर है और हर एक जगह पे उपलब्ध है। और ये कोरोना के समय शासनकाल में इतनी बड़ी गंभीर समस्या आ चुकी है, जो कि हमारा देश चाइना से लड़ रहा है,
हमारा देश आर्थिक गतिविधियों से लड़ रहा है हर जगह पे, लेकिन सीवी न्यूज़ जो चैनल है ये हर जगह उपस्थित है। इनकी जो टीम है अच्छी टीम है, वहाँ पे ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर जैसा कार्य कर रहे हैं। तो आप सीवी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपने देखा आदर्श जी ने हर एक गंभीर सवाल का बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया। मैं संजीव शर्मा, टीम सीवी न्यूज़।